नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस 1 2 3 में राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा 2025 की सबसे खास तैयारी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर 1 एनालाइज एंड सॉल्यूशन, जिसमें शामिल हैं राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला एवं संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स, हिंदी और विज्ञान और इन सबके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। दोस्तों, अगर आप राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास से। राजस्थान की महा मैराथन क्लास राजस्थान पटवार टेस्ट सीरीज की हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान 4th ग्रेड मॉडल पेपर 1 आपके स्क्रीन पर। तो इस मॉडल पेपर में हम क्या कवर करेंगे, तो अपन ने पहले देखा जो ऊपर के सब्जेक्ट हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। इनमें राजस्थान के इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी जो है हिंदी, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, राज्य व्यवस्था, संविधान एवं कला संस्कृति, सभी टॉपिक आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। उनका संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे। क्या करेंगे? उनका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़े। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर साथियों, निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है लाली माँ, उतराई, हरी तिमा, काली माँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा जो है आपकी कौन सी नहीं है, आपको बताना है। तो हम बात करें उतराई जो है वो आपसे के विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये किन से बनी है? तो ये क्रिया से बनी है। किससे बनी है? क्रिया से बनी संज्ञा है। क्या है? क्रिया से बनी संज्ञा है। उतरना से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा उतराई है। लाल विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा लालिमा है। और हरा विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हरितमा है। और काला विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कालीमा है। तो हरितमा, कालीमा और लालिमा तीनों क्या है? जो आपके विशेषण से बनी संज्ञा है। उतराई जो है क्रिया से बनी, उतरना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। उतरना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़े तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का उपयोग किया गया है? इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, यानी सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो इसमें आपके हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या प्रश्नवाचक सर्वनाम, या संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप भला तो जग भला, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? 4 सर्वनाम दिए हुए हैं, इनमें से राइट आंसर दीजिए साथियों। तब तक हम बात करते हैं कि कौन सा सर्वनाम होगा और सर्वनाम के क्या क्या भेद हो सकते हैं। तो हम बात करें तो निजवाचक सर्वनाम कर्ता का बोधक हैं, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। कर्ता का बोध तो होता है लेकिन स्वयं कर्ता जो है काम नहीं करता है। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्य कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6 भेद सर्वनाम के होते हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम है उनके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो आप भला जग तो जग भला, इसमें कौन सा
जो है आपके सर्वनाम हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम आपके हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो अध्यापक ने लड़कों को पीटा। अध्यापक ने क्या किया? लड़कों को पीटा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। अध्यापक ने लड़कों को पीटा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? एकक्रमक क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सक्रमक क्रिया। तो अध्यापक ने लड़कों को पीटा, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो उक्त वाक्य में आपके सक्रमक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सक्रमक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सक्रमक है। उक्त वाक्य जो है सक्रमक क्रिया का उदाहरण है। सक्रमक क्रिया, सक्रमक क्रिया अर्थात कर्म के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया तथा क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है? कर्म के ऊपर पड़ता है, सक्रमक क्रिया कहलाती है। कर्म के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया, कर्म के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया या क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। संख्यावाचक जो विशेषण शब्द हैं उनका चयन करना है। वह, यह, कोई, कायर, सुंदर, नीचा, एक मेज, 4 लोग, 10 हाथी, बहुत दूध, कुछ शहद, अधिक पैसा। तो ऑप्शन सी जो है संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन सी संज्ञावाचक क्या विशेषण है? ऑप्शन सी जो है वो आपके संज्ञावाचक विशेषण हो जाएगा। एक मेज, 4 लोग, 10 हाथी संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उस मैदान में 7 व्यक्ति बैठे हैं, इस दुकान में बहुत ग्राहक आते हैं, ये एक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। निम्नलिखित में से परिणामवाचक विशेषण शब्दों का क्या करना है? आपको चयन करना है। कौन से परिणामवाचक जो विशेषण शब्द हैं उनका आपको क्या करना है? चयन करना है कि परिणामवाचक विशेषण शब्द निम्नलिखित में से कौन से हैं? 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा, अच्छा, स्वभाव, कायर, वह, यह, कोई, कायर, सुंदर, नीचा। तो इसमें परिणामवाचक जो विशेषण है वो आपके ऑप्शन ए परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा। इसमें क्या है? परिणामवाचक विशेषण। ऑप्शन ए इसका आपके करेक्ट आंसर है। हम बात करें तो विकल्प ए 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा परिणामवाचक विशेषण शब्दों के सही युग्म है। परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित माप, तोल इत्यादि का बोध कराते हैं परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर रस्सी, 2 मीटर रस्सी, 3 लीटर पानी, 4 किलो बादाम, थोड़ा तार, कम पानी, ज़्यादा घी, थोड़े चावल इत्यादि। नोट, इस विशेषण का एकमात्र विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा भी होती हैं। आगे हम बात करें तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। तत्सम और तद्भव का कौन सा सही युग्म है? तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का कौन सा सही युग्म आपके हो जाएगा? आहट, क, हाड़, अष्ट, 8, कुष्टि, कोख, कपिथ्य, केथा। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन सी कुशी कोख हो जाएगा। ऑप्शन सी कुशी कोख आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुशी कोख का तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही युग्म है, अन्य विकल्प असंगत हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। उनसे उत्पन्न या
विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे कैराहे, कैराहे, केहाट, केटाहे, कैराहे, कैटाहे, केथ, केथ, कपिते थे, कपिते थे, और आठ, अष्ट, आठ अष्ट। तो तत्सम तद्भव की हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? इनमें से कौन सा विकल्प जो है आपके अशुद्ध है, आपको उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए मौक्तिक, मुक्ति, सौपन, सपना, सर्प, सांप, पूर्णिमा, पूनम। तो कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए आपके अशुद्ध हैं। विकल्प ए आपके जो है राइट आंसर हो जाएगा कि मौक्तिक, मुक्ति अशुद्ध आंसर हैं। क्या है? अशुद्ध हैं, मतलब रॉन्ग है, क्योंकि मौक्तिक का जो है मुक्ति तत्सम तद्भव नहीं है, मौक्ति का तत्सम तद्भव नहीं है। अन्य सभी विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से शुद्ध हैं, लेकिन ऑप्शन ए मौक्तिक, मुक्ति जो है यह तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि मौक्तिक का सही अर्थ जो है मोती होता है। क्या होता है? मोती होता है। इसका सही अर्थ आपके क्या हो जाएगा? मोती। क्या हो जाएगा? मोती। मौक्तिक मोती हो जाएगा। सौपन, सपना, सर्प, सांप, पूर्णिमा, पूनम। आगे हम बात करें तो आगे आपके क्वेश्चन नंबर 8 हैं। तो भोजन में संधि हैं। भोजन में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो भोजन शब्द में आपके गुण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ स्वर संधि है। तो भोजन शब्द में आपके कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपके भोजन शब्द में आपके ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि है। भोजन प्लस आलिए। क्या है? भोजन प्लस आलिए। भोजन प्लस क्या हो जाएगा? आलिए। भोजन प्लस आलिए। ए और आ का मिलन होता है तो दीर्घ स्वर बनता है भोजनालिए। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो रहा है। और दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो समान स्वर के साथ में समान स्वर आते हैं। क्या समान स्वर के साथ अगर समान स्वर आते हैं उनके बाद में भी, तो उनके स्थान पर जो है दीर्घ स्वर यानी बड़ा स्वर हो जाता है। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर साथियों पवन में संधि हैं। पवन जो है उसमें आपके कौन सी संधि हो जाएगी? तो पवन में आपके अयादि स्वर संधि है, वृद्धि संधि है, या व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है। तो आपके पवन में जो है अयादि स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अयादि स्वर संधि हो जाएगी पवन में आपकी पो प्लस अन, पो प्लस अन, पो प्लस अन, पवन। पो प्लस अन के से क्या होता है? जो इसमें क्या होता है? ओ प्लस ए समान स्वर अगर आए तो क्या होगा? उसका अव हो जाता है। क्या हो जाता है? अव। तो पो प्लस अन पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पो प्लस अन पवन हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। अयादि संधि की बात करें तो अयादि संधि की जो डेफिनेशन है वो ए ओ प्लस ए समान स्वर ए ओ। तो ए समान स्वर अगर आए तो आइए, आइए, अव, आव क्रम से हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर निस्कंद शब्द में उपसर्ग के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया है? निस्कंद शब्द में उपसर्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? तो निस उपयुक्त सभी। तो निस्कंद में जो है आपके किसका उपयोग किया गया है? तो
जो है उपसर्ग हैं वो उसका उपयोग आपके हुआ है। ऑप्शन ए निस। निस प्लस कंद, निस प्लस कंद शब्द में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द निष्कारण, निष्काम, निस्संग, निश्चय इत्यादि में निस उपसर्ग का प्रयोग हम कर सकते हैं। किस किस में? निष्कारण, निष्काम, निसंग, निश्चय, इनमें हम जो है निस उपसर्ग का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो प्रणयन, संचयन, सिलाई, अफंग। तो उपसर्ग रहित जो शब्द हैं वो आपके कौन सा है? सिलाई हैं। ऑप्शन सी जो है उपसर्ग रहित शब्द हैं सिलाई। शब्द उपसर्ग रहित शब्द हैं। सिलाई में आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सिलाई में क्या जुड़ा हुआ है? आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय जो है वो जुड़ा हुआ है। ये जो है उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। आगे हम बात करें तो प्रे प्लस नयन, प्रणयन, सम प्लस चय, संचय, अप प्लस अंग, अपंग। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है? यानी आवट प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो कौन सा नहीं है? आवट होना चाहिए। मिलावट, थकावट, सजावट, गुराहट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें गुराहट जो है उसमें आवट प्रत्यय नहीं है। बाकी तीनों में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय। आपके तीनों में कौन सा प्रत्यय है? आवट। मिलावट, थकावट, सजावट। गुराहट शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आहट प्रत्यय का प्रयोग आपके इसमें हुआ है। बाकी तीनों में जो है आवट प्रत्यय का उपयोग किया गया है। तो आवट शब्द से निर्मित अन्य शब्द थकावट, गिरावट, बनावट, सजावट, मिलावट हो सकते हैं। आहट प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द चिल्लाहट, गड़गड़ाहट, भनभनाहट, गब गराहट, जगमगाहट, गुराहट, सरसराहट हो सकते हैं। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है आपके 13, क्वेश्चन नंबर आपके कौन सा है? 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देख रहे हैं। तो अतिथेय शब्द में प्रत्यय आपके कौन सा हो जाएगा? अतिथेय शब्द जो है ना उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें आपके थेय, ये तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें अय प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अय प्रत्यय आपके हो जाएगा। क्योंकि अतिथि शब्द से अतिथेय बना है तो अय प्रत्यय से निर्मित शब्द हो सकता है। कौन सा प्रत्यय है? और अय प्रत्यय है। ऑप्शन सी। अय प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द हैं अनजानेय, गागेय, कोतेय, पौरुषेय इत्यादि जो है ये आपके अय शब्द से, अय प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है आपके मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या है? यानी मेघ शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द आपके क्या हो जाएगा? तो मेघ शब्द का पर्यायवाची जो है घन। क्या है? घन। क्या है? घन है। विकल्प डी घन मेघ शब्द का पर्यायवाची है। मेघ शब्द का पर्यायवाची है। हम बात करें तो बादल। क्या है? बादल।
बादल के पर्यायवाची हैं वारिद, वारिद, तोये, धर, अम्बूद, तोयद, अम्बुधर, घनश्याम, मेघ, झलद, पयोधर, झलधर, नीरद, घन, पंजीय। कमल के पर्यायवाची हैं नीरज, वारिज, अम्बुज, तोयज, पंकज, जलज, इवी, इंदिवर, उपल, उले, पल, राजीव, अरविंद, पग, पुंडरिक, नैलीन, सरही, रूहे, सर, सिस, सारंग, अब्ज, ताम, रस, सत, दल इत्यादि जो हैं इनके कमल के जो हैं आपके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो सूर्य शब्द का पर्यायवाची है। सूर्य जो शब्द है उसका पर्यायवाची आपके क्या हो जाएगा? तो सूर्य शब्द का जो है पर्यायवाची है अंशु, माली, मारीची, पतंग, उक्त, सभी। तो इस सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो सूर्य शब्द का जो पर्यायवाची है इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त, सभी। यानी पतंग, मारीची, अंशुमाली सभी सूर्य शब्द के पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? सूर्य शब्द के पर्यायवाची। उपयुक्त सभी विकल्प सूर्य शब्द के क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य के पर्यायवाची हैं दिनकर, हरि, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य, सविता, अर्क, भानु, भास्कर, पतंग, दिनेश, सूरज। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम शब्द विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो विलोम की दृष्टि से क्या है? सही नहीं है। तो सबुद्धि, असबुद्धि, आरोहे, अवरोहे, उत्कर्ष, अपकर्ष, कीर्ति, अपकीर्ति। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी जो आपके मिलान की दृष्टि से सही है वो आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो सुबुद्धि, असुबुद्धि ये आपके सही है। इसका जो है विलोम की दृष्टि से सही शब्द नहीं है तो सबुद्धि, सुबुद्धि, असुबुद्धि है। क्योंकि सुबुद्धि का जो विलोम है वो दुर्बुद्धि होता है। सुबुद्धि का विलोम क्या होता है? दुर्बुद्धि होता है। और उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष, अपकर्ष, कीर्ति, अपकीर्ति, आरोहे, अवरोहे राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपके 17 की हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने निम्नलिखित में से अतल शब्द का सही विलोम है। अतल का जो है सही विलोम आपके क्या हो जाएगा? तो अतल का सही विलोम आपके अति, निर्यात, यथार्थ, वितल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो अतल का विलोम वितल हो जाएगा। अतल का विलोम क्या हो जाएगा? वितल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि अतल शब्द का जो विलोम शब्द है वो आपकी वितल है। अतल का शब्द विलोम शब्द क्या है? वितल है। अतल का वितल, अति का अल्प, निर्यात का आयात, यथार्थ का आदर्श, यथार्थ का आदर्श, निर्यात का आयात, अति का अल्प, अतल का वितल है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्नति शब्द का विलोम शब्द है। उन्नति जो शब्द है उसका विलोम शब्द आपके क्या हो जाएगा? तो उन्नति का विलोम शब्द आपके हो जाएगा समानता, योग्यता, अवंती, अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा उन्नति का जो विलोम शब्द है वो अवंती हैं। अवनति, उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा। तो हम बात करें तो विलोम
शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं। शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं जिनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, इसके विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उन्नति, उन्नति का अवनति, समानता का असमानता, योग्यता का अयोग्यता और अधिकार का अनाधिकार, समानता का असमानता। समानता का क्या हो जाएगा? असमानता हो जाएगा। योग्यता जो है, योग्यता का बात करें तो अयोग्यता हो जाएगा, योग्यता की अयोग्यता हो जाएगा। अधिकार की बात करें तो अनाधिकार हो जाएगा, अनाधिकार हो जाएगा, अनाधिकार आपके हो जाएगा। समानता, असमानता, योग्यता, अयोग्यता, अधिकार, अनाधिकार, उन्नति, अवंती, इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने अपनी प्रशंसा करने वाला, यानी अपनी प्रशंसा करने वाला जो है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुपम, आत्म श्लाघी, अनिर्वचनीय, अलौकिक। तो अपनी प्रशंसा करने वाला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपनी प्रशंसा जो करने वाला है वो हो जाएगा आत्म श्लाघी, आत्म श्लाघी, आत्म श्लाघी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी प्रशंसा करने वाला आत्म श्लाघी, जिसकी उपमा ने हो अनुपम, जिसकी उपमा ने हो अनुपम, जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, अनिवर्चनीय, अनिवर्चनीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें साथियों तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने अंत्य प्रेरणा शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा? अंत्य प्रेरणा शब्द के लिए उचित वाक्यांश जो है आपके क्या हो जाएगा? तो अंत्य प्रेरणा शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपको बताना है। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी धरती और आकाश के बीच का स्थान हो जाएगा, ऑप्शन सी मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा हो जाएगा, या ऑप्शन डी किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंधित रहने वाला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे भाइयों एवं बहनों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा सी फॉर क्यूटसर। मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंत्य प्रेरणा शब्द के लिए उचित वाक्यांश हो जाएगा। मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को हम अंत्य प्रेरणा बोलते हैं। मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली जो प्रेरणा है उसे अंत्य प्रेरणा बोला जाता है। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान जो है अंतः ज्ञान हो जाएगा, अंतर्ज्ञान हो जाएगा, अंतर्ज्ञान हो जाएगा। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसे अंतरिक्ष बोलते हैं। धरती और आकाश के जो बीच का स्थान है उसे अंतरिक्ष बोलते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला जो है अंतर्देशीय हो जाएगा। इसका राइट आंसर अंतर्देशीय हो जाएगा। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है वो क्या हो जाएगा? तो अंतरिक्ष हो जाएगा। और मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान जो है आपके अंतर्ज्ञान हो जाएगा, अंतर्ज्ञान आपके हो जाएगा। तो अंतर प्रेरणा जो है मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा होती है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर राजस्थान के बारे में जो है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का क्या कीजिए? चयन कीजिए। हमको राजस्थान के बारे में कुछ दिया हुआ है, उनको हमको सही मिलान करना है और फिर सूची 1 का सूची 2 के साथ जो है वो मिलान करना है। तो राजस्थान के बारे में दिया हुआ है उत्तरतम बिंदु, जो उत्तरतम बिंदु हैं वो
कोणा गांव श्री गंगानगर हो जाएगा। उत्तरतम बिंदु आपके क्या हो जाएगा, कोणा गांव श्री गंगानगर। और दक्षिणतम जो बिंदु है आपके, दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा आपके, तो दक्षिणतम बिंदु जो है आपके बोरकुंड गांव बांसवाड़ा हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा आपके हो जाएगा। राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वो आपके सिलाना गांव धौलपुर हो जाएगा। आपके जो पश्चिमी बिंदु हैं वो आपके हो जाएगा कटराथल गांव जैसलमेर आपके पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु आपके कोणा गांव है, दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड है और पूर्वी बिंदु सिलाना गांव है और पश्चिमी बिंदु कटराथल गांव है। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, नीचे कूट के आधार पर आप बता सकते हैं। नीचे जो 4 कूट दिए हुए हैं इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको पता चल ही गया होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा चौथे का पहला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो आगे क्वेश्चन नंबर जो है 37 है। निम्नलिखित अरावली पर्वत चोटियों की ऊंचाइयों, निम्नलिखित अरावली पर्वत माला की चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के घटते क्रम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे बड़ी चोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी चोटी के बारे में हमको बताना है। तो सबसे बड़ी चोटी आपके हो जाएगी खेत क्या हो जाएगी, माल खेत जो है आपके 1 नंबर पर हो जाएगी। फिर आएगा बहरोच, फिर आएगा बैराट, फिर आएगा सिरावास। तो यह आपके ऑप्शन किस में है, तो ये आपके ऑप्शन किस में हो जाएंगे, तो मालखेत, बैराट और सिराव। तो यह आपके ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कि मालखेत, फिर बैराट और सिरावास हो जाएगा। जो मालखेत जो है इसकी ऊंचाई आपके कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपके 1052 मीटर। कितनी है मालखेत की ऊंचाई, 1052 मीटर आपके ये जो मालखेत हैं इसकी ऊंचाई है, कितनी है 1052 मीटर। और मालखेत जो चोटी हैं वो आपके शिखर में हैं। कहाँ पर हैं, शिखर जिले में हैं। आगे हम बात करें तो बहराज की बात करें तो बहराज जो है इसकी ऊंचाई आपके 792 मीटर हैं। इसकी ऊंचाई आपके 792 मीटर हैं। और ये कौन से ज़िले में हैं, तो ये आपके अलवर ज़िले में हैं। कौन से ज़िले में हैं, अलवर ज़िले में हैं। अगर आगे बात करें तो बैराट की बात करें तो बैराट की जो ऊंचाई है वो 704 मीटर हैं। कितनी है, 704 मीटर हैं। कौन से ज़िले में है, तो कोटपुतली बहरोड में है। सिरावास जो है, सिरावास की जो ऊंचाई है वो 651 मीटर हैं। कौन से ज़िले में है, तो अलवर ज़िले में है। आगे हम बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ होता है। डीडवाना जो झील है इसके नमक का मुख्य उपयोग आपके कहाँ पर किया जाता है, तो इसका मुख्य उपयोग आपके उपयुक्त सभी कार्यों में किया जाता है। चमड़ा उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, कागज उद्योग, सभी उद्योग में आपके जो हैं डीडवाना झील के नमक का उपयोग होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन जिले में है। डीडवाना कुचामन जिले में है। इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट ज़्यादा पाया जाता है, जिस कारण यह नमक खाने योग्य नहीं है। इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट ज़्यादा पाया जाता है, जिस
कारण यह नमक खाने योग्य नहीं है। नमक का उपयोग रंगाई छपाई उद्योग में चमड़ा उद्योग में एवं कागज उद्योग में किया जाता है। देवल जो है नमक उत्पादन की निजी संस्थाएं जिन्हें देवल कहा जाता है। नमक उत्पादन की निजी संस्थाएं जिन्हें हम देवल कहते हैं। यहाँ वर्ष 1964 में राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क की स्थापना की गई। यहाँ पर 1964 में राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क की स्थापना की गई। आगे हम बात करें तो आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर हैं। तो 39 क्वेश्चन नंबर आपके इस प्रकार हैं साथियों के निम्नलिखित में से आपको बताना है बनास बेरच मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है। बनास बेरच मेनाल जो है इनका त्रिवेणी संगम आपके बिगोद भीलवाड़ा में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? बिगोद भीलवाड़ा में जो है बनास बेरच मेनाल 3 नदियों का संगम स्थित है। और हम बात करें रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर किन 3 नदियों का संगम है? तो यहाँ पर आपके चंबल बनास सेप नदियों का संगम है। चंबल बनास सेप नदियों का जो संगम है वो आपके रामेश्वर घाट में है। कहाँ पर है? रामेश्वर घाट में है। और देवधाम जो है देवधाम में आपके बनास मानसी और बांडी जो है इन 3 नदियों का संगम है। देवधाम टोंक है, वहाँ पर बनास मानसी और बांडी नदियों का संगम है। और हम बात करें तो खंडार जो है खंडार सवाई माधोपुर, यहाँ पर जो है आपके कुछ भी नहीं है। बिगोद भीलवाड़ा में बताई दिया। राजमहल टोंक है एक आपकी क्या है एक राजमहल जो टोंक है राजमहल टोंक में है। यहाँ पर आपके बनास बेरच मेनाल राजमहल टोंक में जो है बनास खारी डाई नदियों का संगम है। राजमहल टोंक में कौन सा संगम है? बनास खारी डाई नदियों का संगम राजमहल टोंक में है। आगे हम बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपके 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपकी कौन सा है? 40 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 कुछ इस प्रकार आता है साथियों। राजस्थान का कौन सा भाग उष्ण ताप कटिबंध में आता है? राजस्थान का कौन सा भाग उष्ण ताप कटिबंध में आता है? तो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र जो है इस एरिया में आता है। उष्ण ताप कटिबंध में कौन सा आता है? राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र। हम बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती हैं। अतः राजस्थान का दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा में उष्ण ताप कटिबंध तथा शेष भाग कर्क रेखा से उत्तर में शीतोष्ण उपोष्ण ताप कटिबंध क्षेत्र आता है। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 से 41 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो 41 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब जारी की गई? तो राजस्थान सरकार द्वारा जो है पहली वन नीति आपके
कब जारी हुई थी? तो पहली वन नीति आपके 2008, 2010, 2011, 2012। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों एवं बहनों? राइट आंसर दीजिए। और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मॉडल पेपर क्लास लेकर आपके सामने एक बार फिर से प्रदर्शित हुए हैं। तो जो पहली वन नीति है वो आपके 2010 को जारी हुई थी। कब हुई थी? 2010। तो राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई। राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई, जिसके अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 20% क्षेत्र पर वनों का लक्ष्य रखा गया था। पहली वन नीति 18 फरवरी 2010 को जारी हुई, जिसके अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 20% क्षेत्र पर वनों का लक्ष्य रखा गया था। राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, जिसने अपनी पहली वन नीति 2010 में जारी की थी। राज्य की नवीन वन नीति 2023 को जारी की गई। यानी राजस्थान की जो नवीनतम वन नीति है वो कब जारी की गई? तो आपके 2023 को नवीनतम वन नीति आपके जारी की गई। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो आपके सामने निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर गुजरता है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर गुजरता है? तो बीकानेर, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर से जो है ये गलियारा गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ता है। आर्थिक सहयोग जो है इसमें विश्व बैंक द्वारा दिया जाता है। यह गलियारा राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है, जिसकी धौलपुर जिले में 27 किलोमीटर लंबाई है। NH-44 पुराना नाम जो है NH-3 इस गलियारे का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 10.41% या 6.89%, 6.55%, 5.66%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन डी 5.66%। ऑप्शन डी 5.66% हो जाएगा। हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत 5.66% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो और राजस्थान की जनसंख्या जो जनगणना 2011 के अनुसार जो है राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में की जाती है? यानी राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई है वो आपके कौन से
जिले में होती हैं। तो नहरों द्वारा आपके चूरू, श्री गंगानगर, पाली, उदयपुर। तो सर्वाधिक नहरों द्वारा जो सिंचाई है वो आपके श्री गंगानगर जिले में होती हैं। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस में होती है? गंगानगर में। और राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है। राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती हैं। कहाँ पर होती हैं सर्वाधिक? तालाबों द्वारा सिंचाई भीलवाड़ा में, कुओं द्वारा जयपुर में, नहरों द्वारा श्री गंगानगर में होती हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 जो है आपके सामने हैं और कुछ इस प्रकार हैं कि जो है हम क्या बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर जो 45 हैं वो राज्य आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण कौन सा संस्थान कार्यरत है? राज्य आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए, राज्य आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत हैं? तो कौन सा संस्थान आपके कार्यरत हैं? राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान विज्ञान संस्थान, राजस्थान विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। तो कौन सा संस्थान आपके कार्यरत हैं? तो आपके इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, ये जो है आपके संस्थान हो जाएगा। आपदा प्रबंधन केंद्र, आपदा प्रबंधन केंद्र के बारे में हम जानकारी लेते हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन के उचित प्रशिक्षण के लिए राज्य में अधिकारियों कर्मचारियों के आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण हेतु हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCMRIPA जयपुर में आपदा प्रबंधन केंद्र कार्यरत हैं। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी राजस्थान जो राज्य है इसका कुल क्षेत्रफल आपके कितना है। तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 2,24,000 वर्ग किलोमीटर है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर है, 5,42,000 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर हैं, जो 1,32,139 वर्ग मिले हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य जो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गए हैं। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? स्क्रीन पर राजस्थान का
कौन सा भौगोलिक अचल सबसे प्राचीन है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन भौगोलिक अचल की बात करें तो गगर का मैदानी अचल, उत्तरी पूर्वी मैदानी अचल, थार मरुस्थल अचल या अरावली पर्वतीय अचल। तो सबसे प्राचीन आपके क्या है? तो सबसे प्राचीन अचल के बारे में आपको क्या है बताना है। तो प्राचीनतम जो है वो आपके अरावली है। क्या है? अरावली पर्वतीय जो अचल हैं वो सबसे प्राचीनतम है। हम बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। क्या बात करें? राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी भौतिक प्रदेश की बात करें तो भौतिक भाग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, बनने का क्रम कौन सा है और अवशेष किसके मिले हैं, इसके बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। थार मरुस्थल अचल, थार मरुस्थलीय प्रदेश, थार मरुस्थल अचल, इसका भौतिक भाग जो है मरुस्थलीय प्रदेश है और नवीनतम है। थार जो है नवीनतम है। क्या है? नवीनतम है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो प्लीस्टोसीन काल में हुई है। प्लीस्टोसीन काल में थार मरुस्थल की उत्पत्ति आपके हुई है। बनने का जो क्रम है वो चौथा क्रम है। अवशेष की बात करें तो थार मरुस्थल से टेथिस सागर के अवशेष मिले हैं। दूसरी हम बात करें तो अरावली पर्वत अचल प्राचीनतम है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। बनने का जो क्रम है वो पहला क्रम है। और अवशेष की बात करें तो गोंडवाना लैंड के अवशेष अरावली पर्वत माला से मिले हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदानी जो प्रदेश हैं वो जो है आपके प्लीस्टोसीन काल में इसका जो है उत्पत्ति हुई है। और तीसरा बनने का क्रम है टेथिस सागर का अवशेष है ये भी। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का जो पठार है वो क्रीटेशियस काल में बना है और दूसरा क्रम है। और गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो इसके बारे में हम बात करें तो क्या बात करेंगे इसके बारे में? तो सर्वाधिक निम्नलिखित में से ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं? यानी ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें सर्वाधिक आंधियां आपके कौन से जिले में चलती हैं? निम्नलिखित में से ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर। तो सर्वाधिक आंधियों की हम बात करें तो सर्वाधिक जो आंधियां हैं आपके कहाँ पर चलती हैं? तो सर्वाधिक आंधियां आपके कहाँ पर चलेंगी? तो सर्वाधिक आंधियां आपके श्री गंगानगर में चलती हैं। कहाँ पर चलती हैं? श्री गंगानगर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी श्री गंगानगर। हम बात करें सर्वाधिक आंधियों वाले महीने कौन से हैं, यानी सर्वाधिक आंधियां किस महीने में चलती हैं? तो मई व जून जो है, मई व जून में सर्वाधिक आंधियां आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक आंधियों वाले जिलों की बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ हैं। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। और न्यूनतम आंधियों वाले जिलों की बात करें तो झालावाड़ व कोटा हैं। झालावाड़ व कोटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 49। इसके बारे में हम बात करें तो राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती हैं? राजस्थान के
किन जिलों में जो है लाल लोम प्रकार की जो मृदा हैं वो पाई जाती हैं। तो लाल लोम मृदा कौन से जिलों में पाई जाती हैं? तो लाल लोम जो मृदा है उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल लोम मृदा पाई जाती है। कौन सी? लाल लोम मृदा बांसवाड़ा व डूंगरपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर। लाल लोम मृदा लेटेराइट मृदा, यह मृदा राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। जिले की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व सलूम्बर में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व सलूम्बर में पाई जाती है। मृदा में लोहे अंश की उत्पत्ति के कारण लाल रंग होता है। मृदा में चूना, पोटास, लोहा ऑक्साइड व फास्फोरस कम मात्रा में होता है। ये कायांतरित व रेवेदार चट्टानों से बनी है। यह मृदा मक्का, चावल व गन्ना हेतु उपयोगी होती हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो आपके स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बनास, बामणी, चंबल, लूनी। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। बनास हैं, बामणी हैं और चंबल हैं। तीनों जो है बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है उससे संबंधित हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो आपके कुछ इस प्रकार हैं साथियों। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वह नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कहलाती हैं। वह नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल नदी, बनास नदी, बामणी नदी व गंभीरी नदी तथा इन नदियों की सहायक नदियां जो हैं वो आपकी बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। नोट: लूनी नदी अरब सागर में जाकर विलीय हो जाती हैं। लूनी नदी अरब सागर में जाकर विलीय हो जाती हैं। लूनी नदी जो है आपकी अरब सागर में जाकर के क्या हो जाती हैं? विलीय हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो बंगाल की खाड़ी में ने गिरकर अरब सागर में गिरती हैं। आगे हम बात करें तो आगे जो है हम बात करेंगे तो आपके इस सामने कि भाई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तरफ दी हुई है झील, क्या दी हुई है? नाम दिए हुए हैं, जिलों के नाम दिए हुए हैं और इनका सही जो है युग्म आपको बताना है। कोलायत आपके कहाँ पर हो जाएगी? तो कोलायत आपकी हो जाएगी बीकानेर में। कोलायत कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में। तालाबशाही कहाँ पर हो जाएगी? तो तालाबशाही आपके हो जाएगी धौलपुर में। धौलपुर में आपके नवलखा हो जाएगी बूंदी में। नवलखा आपके कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी में। और गेप सागर आपके हो जाएगी जो है डूंगरपुर में। गेप सागर आपके हो जाएगी डूंगरपुर में। कोलायत झील बीकानेर में है, तालाबशाही धौलपुर में, नवलखा बूंदी में है, गेप सागर जो है आपके डूंगरपुर में है। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए का 3, ऑप्शन ए का 3 2 में है। ऑप्शन ए का 3 आपके 2 में है। क्या है? 2 में है। सी और बी में, और बी का 4 भी आपके दोनों में है, और सी का जो है सी का आपके राइट आंसर 2 है। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो आगे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके सामने जो बहुत ही सरल है। राजस्थान निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों
में कौन सा एक राज्य में बीकानेर को अजमेर से जोड़ता है, यानी बीकानेर को अजमेर से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपके जोड़ता है। तो बीकानेर को अजमेर से जो है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, तो NH58, NH68, NH49, NH148। तो बीकानेर से जो है आपको बीकानेर से अजमेर को NH58 आपके जोड़ता है। कौन जोड़ता है? NH58। तो हम बात करें तो NH58 की बात करें तो NH58 का जो पुराना नाम है, NH58 का पुराना नाम है NH8, NH65, NH89 है। आगे हम बात करें तो मार्ग में आने वाले जो जिले हैं, इनके जो मार्ग में आने वाले जिले हैं वो आपके श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, हनुमानगढ़ हैं। क्या है? श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, हनुमानगढ़ हैं। इसकी लंबाई जो है 726.57 वर्ग किलोमीटर हैं। हम बात करें NH58 के जो मार्ग में आने वाले जिलों की, वो जो जिले हैं वो आपके दूसरे क्वेश्चन के आ गए थे। तो NH58 में जो आने वाले ज़िले हैं वो चूरू, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर हैं। इनकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो है 538 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर जो है आपके 53 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है वो है निम्नलिखित में से कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार, भोराट का पठार, दशहरों का पठार, विंध्यन का पठार। तो कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में भोराट का पठार स्थित है। भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में स्थित है। तो भोराट का पठार, यह पठार कुंभलगढ़, राजसमंद से गोगुंदा, उदयपुर के बीच स्थित है। इस पठार की ऊंचाई जो है वो 1225 मीटर है। इस पठार पर कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। आगे हम बात करें तो आगे निम्नलिखित शुभकर जिलों में से सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो काला तीतर झुंझुनू सही है, राजहंस नागौर सही है, चीतल हिरण जयपुर सही है, कब्र बिच्छू बांसवाड़ा गलत हो जाएगा। कब्र बिच्छू जो आपके हैं वो उदयपुर है। क्या है? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उदयपुर इसका हो जाएगा, उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। जो कब्र बिच्छू हैं वो शुभकर कहाँ का है? उदयपुर का है। तो सुमेलित ऑप्शन डी नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है आपके स्क्रीन पर, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का 60% से अधिक था। तो 60% से अधिक था, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 60% से अधिक जिलों की बात हो रही है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक जो हैं वो 60% से अधिक। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाले ज़िले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाले ज़िलों की बात करें तो सर्वाधिक बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर उदयपुर, फिर सिरोही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये था राजस्थान 4th ग्रेड मॉडल पेपर 1 का पूरा एनालाइज और सॉल्यूशन।
आशा है यह वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मददगार रहा होगा। अब आपकी बारी है, कमेंट में हमें बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगली मॉडल पेपर सॉल्यूशन क्लास सबसे पहले मिल सके। याद रखिए, सही दिशा प्लस सही रणनीति सफलता सुनिश्चित। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए जीनियस क्लासेस 1 2 3 के साथ। धन्यवाद साथियों।